जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपको इस प्यारे से चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में जितने भी राजवंश हुए जिन्होंने भारत पे शासन किया, उन राजवंश के संस्थापक के बारे में, अंतिम शासक और साथ में उसकी राजधानी को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप YouTube की बात कर लें तो YouTube पे ये सारा डाटा एक साथ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें लुसेंट की, तो लुसेंट बुक में भी आपका राजवंश दिया हुआ है, उसका संस्थापक दिया हुआ है और साथ में उसकी राजधानी दी हुई है। लेकिन आजकल के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं वहां पे राजवंशों के अंतिम शासक के से सवाल आ ही रहा है। तो हम यहाँ पे ये सारा एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप इतिहास को कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये डाटा आपके माइंड में कंप्लीटली सेट होना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके सारे राजवंशों का यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मगध से, मगध के राजवंशों के बारे में यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। अगर बात करें मगध पे शासन करने वाले शासकों की, तो सबसे पहले शासक का नाम आता है, वो आता है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का, ओके, हर्यक वंश। हालांकि देखिएगा मगध की स्थापना की बात आती है तो वहां पे बृहदत्त का नाम आता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मगध की स्थापना किसने की थी, तो था बृहदत्त। लेकिन उस पे शासन करने वाला अगर कोई राजा था, राजवंश था, तो था हर्यक वंश। तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे। तो हर्यक वंश के बाद एक एक करके बहुत सारे शासकों ने, बहुत सारे राजवंशों ने मगध पे शासन किया, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हर्यक वंश के बाद मगध पे शिशुनाग वंश का शासन स्थापित होता है, फिर नंद वंश का, फिर मौर्य वंश का, फिर शुंग वंश का, फिर कण्व वंश और फिर सातवाहन वंश। यानी टोटल 7 वंशजों ने मगध पे शासन किया। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग ये डाटा का एनालिसिस करेंगे। और ट्रिक क्या है? हसीन मसूक सा, हसीन मसूक, ये खान सर का ट्रिक है, ठीक है। हम यहाँ पे बता रहे हैं केवल याद करने के उद्देश्य से, ठीक है। ह से क्या हो जाता है? तो ह से हो जाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध पे शासन करने वाला पहला वंश था, वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश का शासन स्थापित होता है। फिर नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित होता है, मौर्य वंश का। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का, शुंग वंश। फिर शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन स्थापित होता है। और अंतिम मगध पे शासन करने वाला राजवंश था, वो था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ठीक है। इन सारे 7 वंशजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन 7 वंशजों के संस्थापक कौन थे, उसका अंतिम शासक कौन था और उसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, मगध पे शासन करने वाले शासकों का क्रम। ओके, हसीन मसूक शाह। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो मगध पे सबसे पहले किसने शासन स्थापित किया? वो था हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के बाद उसी वंश का, हर्यक वंश का शासक जो हुआ वो था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार की हत्या करके फिर अपना खुद को वहां पे राजगद्दी पे बैठा। फिर उदयन आता है, उदयन हत्या कर देता है अजातशत्रु का। ऐसे ही एक तरह से इस वंश को पितृनाशक वंश भी कहा जाता है। पितृनाशक क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठे थे, ठीक है। वैसे इसी वंश का अंतिम शासक हो जाता है, वो होता है नागदशक। नागदशक, और इसकी राजधानी जो होती है वो राजगृह होती है, ठीक है। तो इसका अंतिम शासक नागदशक होता है। तो नागदशक को शिशुनाग ने हत्या करके मगध पे शिशुनाग वंश का एक तरह से नींव डाल दी। ओके, तो इसका संस्थापक हो जाता है शिशुनाग वंश का शिशुनाग। ओके, शिशुनाग। और इसका अंतिम शासक जो होता है शिशुनाग वंश का, वो होता है महानंदिन। महानंदिन। और इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। इसने अपनी राजधानी राजगृह से हटा के वैशाली ला दिया। ओके, किसने? शिशुनाग ने। अब शिशुनाग वंश का जैसे ही शासन समाप्त होता है, यानी इसके अंतिम शासक की हत्या कर देता है महापद्म। ये इसकी हत्या करके मगध पे नंद वंश का नींव डाल देता है। ओके, तो अब बात करें नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हो जाता है
और इसका अंतिम शासक जो होता है वो होता है घनानंद। ये वही घनानंद है जिसके दरबार में चाणक्य गए हुए थे। चाणक्य क्यों गए थे, तो आप लोग को अगर इतिहास पढ़े होंगे इससे पहले वीडियो में, तो हम बताए हैं कि जैसे सिकंदर भारत पे आक्रमण करने वाला होता है तो चाणक्य जाते हैं इसके दरबार में, इसके घनानंद के दरबार में। हालांकि पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली अगर उस समय कोई राज्य था, कोई साम्राज्य था, वो यही था, अवध पे शासन करने वाला नंदवंश। इसके पास जाते हैं चाणक्य और इससे बताते हैं कि कैसे सिकंदर भारत पे आक्रमण करने वाला है। तो उसके लिए इसको कहते हैं कि आप पूरे राजाओं को एकजुट कीजिए और सिकंदर के खिलाफ चढ़ाई कर लीजिए। तो ये चाणक्य का मजाक उड़ाता है, पूरे दरबार में उनकी बेइज्जती करता है और दरबार से बाहर निकाल देता है। तो उसके बाद उसी दिन चाणक्य कसम खाते हैं कि मैं ही तुम्हारे वंश का नाश करूंगा। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ते हैं, ठीक है, उसका लालन पालन पोषण करते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, बड़ा करते हैं और अंततः तैयार करते हैं इसके खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो जाती है। और जैसे ही घनानंद की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे मौर्य वंश का शासन स्थापित करते हैं, मौर्य वंश का शासन स्थापित करते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, हो गए तो चंद्रगुप्त मौर्य, और इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इस वंश की बात करें मौर्य वंश का, तो मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त हो जाते, लेकिन मौर्य वंश का और भी महान शासक जैसे बिंदुसार हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र हुआ करता था बिंदुसार, वो हो गया। बिंदुसार का पुत्र अशोक, अशोक का नाम बहुत ही फेमस है भारत के इतिहास में। ये सारे जितने भी शासक हुए महान शासक वो मौर्य वंश के ही थे। तो एक तरह से बिंबिसार की बात आती है तो महान पिता का पुत्र अगर कहा जाए तो बिंबिसार था, सॉरी बिंदुसार था, और महान बेटा का पिता का अगर श्रेय किसी को जाता है तो बिंदुसार को ही जाता है। यानी एक तरफ महान चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इनका बेटा कौन था, बिंदुसार, बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का बेटा अशोक था। तो महान बेटा का पुत्र अगर कहा जाए तो बिंदुसार को ही कहा जाता है, और महान पिता का पुत्र बिंदुसार को ही कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। तब बात करें सॉरी मौर्य वंश का अंतिम शासक की, तो था बृहद्रथ। बृहद्रथ था, इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र ही थी, ओके। नंद वंश की राजधानी भी एक तरह से पाटलिपुत्र ही थी। फिर मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर डालता है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और इसका अंतिम जो शासक होता है वो होता है देवभूति, देवभूति, और इसकी राजधानी जो थी वो भी पाटलिपुत्रा ही थी। तो ये तीन वंशजों ने पाटलिपुत्रा में ही एक तरह से शासन किया था। हालांकि मगध साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, छोटा नहीं था, बस अलग अलग राजधानियां स्थापित किए थे ये राजवंश, लेकिन वो सारा हालांकि एरिया की बात करें तो वो सब मगध में ही आता था। अब बात करते हैं कण्व वंश की। कण्व वंश तो शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करता है वासुदेव। वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक कौन हो जाता है, तो वासुदेव हो जाता है, और इसका अंतिम शासक जो होता है वो होता है सुशर्मन, जिसकी राजधानी भी पाटलिपुत्रा ही थी। और अगर बात करें अवध का अंतिम शासक की, तो अंतिम राजवंश का, तो वो था सातवाहन। सातवाहन कई जगह सातवाहन नहीं देता है, वो अलग कर देता है। हालांकि कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आया तो उसकी बहुत सारी शाखाएं हो गई, यहाँ से धीरे धीरे अवध का तस्वीर होने लगा था। बहुत सारे राजवंशों ने अलग अलग जगह पे अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो बात करें सातवाहन वंश का संस्थापक की, तो वो था सिमुक, और इसका अंतिम जो शासक था वो था पुलवामी चतुर्थ, पुलवामी चतुर्थ, और इसकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। अब बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो कुजल कडफिसेस था। कौन था, तो कुजल कडफिसेस था, और इसका अंतिम शासक था वो था वासुदेव प्रथम। ये वासुदेव नहीं था, ये दूसरा वासुदेव था, ओके। इसकी राजधानी जो थी वो थी पुरुषपुर। अब बात करें गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो हो जाता है श्रीगुप्त,
जिसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, और यहाँ तक इसके अंतिम शासक के बारे में भी सवाल पूछे गए। ओके, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाता है और इसका अंतिम शासक हो जाता है विष्णुगुप्त। हालांकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, विष्णुगुप्त चाणक्य का भी नाम हुआ करता, चाणक्य का भी एक नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता था, तो उसमें से एक नाम था विष्णुगुप्त, और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। अब बात करते हैं वकाटक वंश की। वकाटक वंश का जो संस्थापक वो था विंध्य शक्ति, और इसका जो अंतिम शासक था वो पृथ्वीसेन द्वितीय था। इसकी राजधानी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वकाटक वंश की 2 शाखाएं हुआ करती थी, तो इसके अंतिम शासक भी एक तरह से अलग अलग हो जाते हैं और इसका राजधानी भी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हुड़ वंश की। हुड़ वंश का जो संस्थापक था वो था तोरमार, और इसका अंतिम शासक जो था वो महीरकुल था, और इसकी राजधानी सियालकोट हुआ करती थी, सियालकोट। अब बात करें वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, और इसका अंतिम शासक हर्षवर्धन, और इसकी राजधानी जो थी वो थी थानेश्वर। शुरुआत में थानेश्वर थी, बाद में ये कन्नौज में स्थापित कर देता है, वहां से वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर बात करें पांड्य वंश का जो दक्षिण भारत का, एक तरह बात करें तो दक्षिण भारत का ये शासक हुआ करते थे। ये तीनों के तीनों, पांड्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश, ये जितने भी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, 4 वंशों के बारे में, ये दक्षिण भारत के हालांकि राजवंश हुआ करते थे। तो पांड्य वंश का संस्थापक जो था वो कंडूगोन था। नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन याद कर लीजिएगा। इसका अंतिम शासक जो था वो राज सिंह तृतीय था, मारवर्मन राज सिंह तृतीय था, और इसकी राजधानी मदुरै हुआ करती थी, मदुरै। अब बात करें चोल वंश, इसके संस्थापक के बारे में अक्सर सवाल पूछता है। इसके संस्थापक हो जाते हैं विजयालय। चोल वंश में ही नटराज की मूर्ति बहुत ही फेमस थी। अक्सर पूछता है कि नटराज की मूर्ति कहाँ से, एक तरह से किन शासकों ने अपने राज्य का एक तरह से राज्य चिन्ह माना हुआ था, तो वो था चोल वंश। ओके, इसके संस्थापक विजयालय हो जाते हैं और इसके अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय हो जाते हैं। इसकी राजधानी जो थी वो थी तंजौर। फिर बात करें पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश के संस्थापक है सिंहवर्मन फोर्थ, और इसका जो अंतिम शासक था अपराजित वर्मन था। कौन था? अपराजित वर्मन। इसकी राजधानी जो थी वो थी कांचीपुरा। ये तीनों के तीनों दक्षिण भारत के राजवंश हो जाते हैं। दक्षिण भारत के एक और राजवंश है, अगर आप दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़िएगा तो 4 राजवंशों को एक साथ पढ़ाया जाता है। एक पांड्य वंश, एक चोल वंश, एक पल्लव वंश और एक चालुक्य वंश। साथ में राष्ट्रकूट भी वहीं का है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसकी जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग और इसके अंतिम शासक कर्क द्वितीय थे। कर्क द्वितीय, इसकी राजधानी जो थी वो मान्याखेत हुआ करती थी। और फिर आते हैं चालुक्य वंश में। चालुक्य जो वंश था उसकी 3 शाखाएं हुआ करती थी। एक था चालुक्य बादामी, एक था चालुक्य कल्याणी और एक था चालुक्य व्यंगी। चालुक्य की 3 शाखाएं थी। ठीक है, कल्याणी, बादामी और व्यंगी। तो इसके संस्थापक भी अलग अलग थे, इसके अंतिम शासक भी अलग अलग थे, इसकी राजधानी भी अलग अलग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कल्याणी की बात कर लेते हैं। कल्याणी चालुक्य की एक शाखा कल्याणी थी जिसके संस्थापक तैलप द्वितीय थे और इसके अंतिम शासक जो थे वो थे सोमेश्वर चतुर्थ और इसकी राजधानी तो कल्याण ही थी, कल्याणी। ठीक है, राजधानी के नाम पे ही उसका शाखाओं का नाम पड़ा हुआ। अब बात करते हैं चालुक्य बादामी, जिसकी शाखा बादामी हुआ करती थी। उसके संस्थापक जय सिंह प्रथम थे और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय और इसकी राजधानी भी बतापी थी। बादामी बतापी दोनों एक ही नाम है। अब चालुक्य जिसकी शाखा एक व्यंगी थी, व्यंगी चालुक्यों की एक शाखा थी। ठीक है,
इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इसका अंतिम शासक था वो था विजयादित्य सप्तम। विजयादित्य सप्तम। इसकी राजधानी वेंगी थी, वेंगी। ओके, फिर बात कर लेते हैं होयसल वंश की। होयसल वंश जिसका संस्थापक था वो था विष्णुवर्धन। अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय। ये बाहुबली का बल्लाल नहीं है, ठीक है, ये वो बल्लाल है जो होयसल वंश का अंतिम शासक था और इसकी राजधानी द्वार समुद्रम थी। ये थोड़ा अटपटा है लेकिन ये डाटा है, याद अगर इतिहास कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं ये सारा डाटा अगर आप याद कर लीजिएगा ना तो साथ में आप लोग को अच्छे से इतिहास समझने में मदद करेगा। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा एक कुछ डाटा मिसेज है, जैसे मिस हो गया, वो क्या है, तो हमको राजवंश के संस्थापक और अंतिम शासक को लाना ही था, साथ में हमको उसका कार्यकाल भी ला देते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो वो हम किसी एक स्पेशल वीडियो में लाएंगे कि राजवंश का प्रथम शासक, अंतिम शासक, उसका शासनकाल, ये सारा हम किसी न किसी वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे की तो अब आता है यादव वंश। यादव वंश का संस्थापक जो था वो था विल्लभ पंचम। ओके, इसका अंतिम शासक रामचंद्र था और इसकी राजधानी थी वो थी देवगिरी। ओके, यादव वंश का संस्थापक विल्लभ पंचम, अंतिम शासक रामचंद्र और राजधानी जो थी वो थी देवगिरी। अब बात करते हैं कदम वंश का। कदम वंश का जो संस्थापक था वो था मयूर शर्मन और इसका अंतिम शासक था वो था ककुस्थ वर्मन द्वितीय। ओके, इसकी राजधानी जो थी वो बनवासी थी। अब बात करते हैं काकतीय वंश की। काकतीय वंश का जो संस्थापक था वो था बीटा प्रथम और इसका अंतिम शासक था वो था प्रताप रुद्र। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी अम्मकुंड हुआ करती थी, अम्मकुंड। अब बात करते हैं गंग वंश का संस्थापक था वो वज्रहस्त पंचम और इसका अंतिम शासक जो था वो भानुदेव चतुर्थ था और इसकी राजधानी कुबलाल या तलकार हुआ करती थी। कुबलाल या तलकार दोनों एक ही नाम हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं पाल वंश का संस्थापक जो था वो था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और अंतिम जो शासक था वो था गोविंदपाल। कौन, तो गोविंदपाल। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मुंगेर, यही बिहार का मुंगेर। अब बात करते हैं सेन वंश की। सेन वंश का संस्थापक जो था वो था सामंत सेन और इसका अंतिम शासक था वो था लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण सेन। और इसकी जो राजधानी थी वो थी लखनौती। क्या थी, तो लखनौती थी। इसका संस्थापक कौन हो जाता है सेन वंश का, सामंत सेन। इसकी अंतिम शासक लक्ष्मण सेन और इसकी राजधानी लखनौती। और यहाँ पे 2-3 शासकों का राजधानी नहीं दिया हुआ जो अक्सर एग्जाम में पूछते ही नहीं है, ठीक है, कहीं भी इतिहास में बहुत कम ही जगह देखने को मिलेगा। अक्सर बात करें कारकोट वंश की, तो कारकोट वंश का जो संस्थापक था वो दुर्लभ वर्मन था और उसका अंतिम शासक था वो था उत्पल पीड़ा। उत्पल वंश की बात करें तो इसका संस्थापक अवंती वर्मन था और जो अंतिम शासक था वो जय सिंह था। और फिर बात करते हैं लोहार वंश। ये जम्मू कश्मीर पे शासन करने वाला वंश था, जम्मू कश्मीर पे, ठीक है, लोहार वंश। इसका प्रथम शासक मतलब संस्थापक कहिए या प्रथम शासक कहिए तो वो था संग्राम राज और इसका अंतिम शासक राजा जय सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं वर्मन वंश को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। कामरूप, जिसके संस्थापक थे वो पुष्य वर्मन हुआ करते, पुष्य वर्मन। और इसका अंतिम शासक था भास्कर वर्मन और इसकी राजधानी जो थी प्राग ज्योतिषपुर हुआ करती, ठीक है। तो वर्मन वंश का संस्थापक पुष्य वर्मन, इसका अंतिम शासक भास्कर वर्मन और इसका राजधानी था प्राग ज्योतिषपुर था, ठीक है, प्राग ज्योतिषपुर। अब आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम हुआ करता था और अंतिम शासक यशपाल हुआ करता था और इसकी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी,
कन्नौज। और बात करें गढ़वाल वंश की, गढ़वाल वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रदेव था, इसका अंतिम शासक जयचंद्र था, जयचंद्र, और इसकी भी राजधानी कन्नौज ही हुआ करती थी। फिर बात कर लेते हैं चौहान वंश। चौहान वंश को चाहमान वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका संस्थापक था वो वासुदेव था। कौन था? तो वासुदेव था। और इसका अंतिम शासक जो था वो था पृथ्वीराज चौहान। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसने तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। क्यों हार हो गई थी? तो मोहम्मद गौरी का साथ उस समय भारत का ही एक शासक हुआ करता था, जयचंद। ठीक है, जयचंद वही ससुरा उसका साथ दे दिया था मोहम्मद गौरी का, जिसकी वजह से पृथ्वीराज तृतीय को हारना पड़ा था। तो उनके दो युद्ध महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परमार वंश का। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था और इसका अंतिम शासक महालक देव हुआ करता था, महालक देव। और इसकी राजधानी जो थी वो थी धारा नगरी। अब बात करते हैं चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक था वो था नन्नुक, और इसका अंतिम शासक था परमर्दी देव। और इसकी राजधानी जो थी वो खजुराहो थी और बाद में महोबा इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, खजुराहो महोबा। राजधानी बहुत कम पूछता है, लेकिन राजवंश का संस्थापक अक्सर पूछता है और अंतिम शासक पूछता है। ठीक है, किसी का राजधानी पूछ देता है, लेकिन सारा डाटा अगर कंप्लीट तैयार रहेगा तो आप लोग को हो सकता है बीपीएससी वगैरह का भी तैयारी करें, स्टेट पीसीएस वगैरह का, तो उसमें भी ये डाटा बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वन डे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे ही, साथ ही में अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोलंकी वंश की। सोलंकी वंश का जो शासक था, संस्थापक या प्रथम शासक, कई बार संस्थापक न देखिए प्रथम शासक भी बोल देता है। प्रथम शासक तो वही हुआ ना जिसने उसकी स्थापना की थी। तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज हो जाता है और इसका अंतिम शासक भीमदेव द्वितीय हो जाता है। इसका जो राजधानी थी वो अहिलवाड़ थी, अहिलवाड़। फिर कलचुरी वंश का संस्थापक था वो था कोक्कल था। और इसकी अंतिम शासक जो था वो त्रैलोक्यमल था। कौन था? तो त्रैलोक्यमल। ठीक है, कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल और अंतिम शासक त्रैलोक्यमल था। और इसकी राजधानी जो थी वो थी त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। अब आते हैं गुलाम वंश पे। गुलाम वंश देखिए, ये सल्तनत काल के जितने, इसके बाद से हम लगातार जितने 5 वंशजों के बारे में पढ़ेंगे उसको सल्तनत काल में रखा जाता है। तो सल्तनत काल से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मगध से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, सल्तनत काल से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपका मुगल वंश से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सारे वंशज हैं। तो यहाँ से लगातार 5 राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो सब सल्तनत काल में आते हैं। और इसके लिए भी एक ट्रिक है, अक्सर मतलब किसके बाद से कौन सा राजवंश ने शासन स्थापित किया था, उसके लिए एक ट्रिक क्या है? तो गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा। गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा। गु से गुलाम वंश, खिलाकर मतलब खिल्ली वंश, तूने मतलब तुगलक वंश, सैया का मतलब सैयद वंश और लूटा मतलब लोधी वंश। 5 राजवंशों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें गुलाम वंश, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। शमसुद्दीन कैमर्स, कहीं क्यूमर्स भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो शमसुद्दीन कैमर्स था और इसका जो राजधानी था वो दिल्ली था। ये 5 सल्तनत काल के 5 राजवंशों की राजधानी तो दिल्ली ही थी, क्योंकि ये दिल्ली के ही शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो लगातार 5 राजधानियां आपको दिल्ली देखने को मिलेगी। गुलाम वंश के बाद सल्तनत काल का नेक्स्ट शासक जो राजवंश होता है वो खिलजी वंश होता है, जिसका संस्थापक होता है जलालुद्दीन खिलजी।
और जलालुद्दीन खिलजी को ही मार के अलाउद्दीन खिलजी ने, हालांकि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक या प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था और खिलजी वंश का अंतिम शासक था वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हुआ करता था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और इसकी भी राजधानी दिल्ली ही थी। अब बात करें तुगलक वंश, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश का संस्थापक अक्सर पूछता है, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, और राजधानी तो दिल्ली था ही। अब बात कर लेते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खान था और अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह आलम, अलाउद्दीन आलम शाह था, राजधानी दिल्ली। अब सल्तनत काल का अंतिम शासक जो दिल्ली पे शासन किया था वो था लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और इसका अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी, और राजधानी दिल्ली थी। तो इस ट्रिक को एक बार देख लीजिए। सल्तनत काल के राजवंश कौन, तो सल्तनत काल के राजवंश जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया था, दिल्ली पे शासन किया था। इसके लिए क्या ट्रिक बताएं हम, अक्सर ये फेमस ट्रिक है, जो बच्चे इतिहास को पढ़े हैं उसको ये ट्रिक अच्छे से पता होगा। ठीक है, क्या, गुल खिलाकर तूने सैया को लूटा, सैया को लूटा। ठीक है, तो पहला दिल्ली पे शासन करने वाला सल्तनत काल का पहला जो राजवंश था वो कौन था, वो था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश हो जाता है, गुलाम वंश। उसके बाद फिर खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश। फिर कौन आता है, तुगलक वंश, तूने मतलब तुगलक वंश। फिर सैयद वंश, सैयद वंश, और अंतिम जो सल्तनत काल का दिल्ली पे शासन करने वाला राजवंश था वो था लोधी वंश, लोधी वंश। फिर लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है बाबर, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रथम ये पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और दिल्ली पे मुगलों का शासन स्थापित हो गया। ओके, तो यहां तक हो गया लोधी वंश तक। अब बात करते हैं संगम वंश। देखिए इसी के सल्तनत काल में ही दिल्ली पे तो हालांकि 5 वंशजों ने शासन किया, उसके बारे में तो देख लीजिए। उसी के समकालीन दक्षिण भारत में भी कुछ राजवंश थे जो हालांकि शासन स्थापित करके वहां शासन कर रहे थे। तो उन राजवंशों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर मुगल साम्राज्य पे चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं संगम वंश की, जो दक्षिण भारत का था, दक्षिण भारत का। ठीक है, दक्षिण भारत। संगम वंश का संस्थापक था वो हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलके संगम वंश का स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक की बात करें तो वो था विरूपाक्ष द्वितीय, इसकी राजधानी थी विजयनगर। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो ये हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने वहां पे संगम वंश का शासन स्थापित किया था। संगम वंश के बाद वहीं पे तुलुव वंश का शासन स्थापित होता है, जिसकी स्थापना नरसिंह ने की थी और इसका अंतिम शासक सदाशिव राय था, सदाशिव राय। राजधानी तो विजयनगर ही रहेगी। फिर बात करें तुलुव वंश के बाद आता है सालुव वंश। सालुव वंश का जो संस्थापक था वो वीर नरसिंह था और इसका अंतिम शासक इमादी नरसिंह था, इमादी नरसिंह। और राजधानी तो विजयनगर ही थी, क्योंकि वो साम्राज्य ही विजयनगर था। ये वंश है लेकिन वो साम्राज्य तो वही था ना, साम्राज्य वही था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, जिसपे संगम वंश की स्थापना की थी।
तो साम्राज्य तो वही रहेगा, भले ही वंशज बदलते जाएंगे, ठीक है, लेकिन साम्राज्य तो वही रहेगा। अब बात कर लेते हैं आरवीडू वंश की। आरवीडू वंश का संस्थापक तिरुमल था और इसका अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जिसकी राजधानी पेंडुकोंड थी, पेनुकोंड। ओके, फिर आते हैं बहमनी वंश का। बहमनी वंश का स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी, हसन गंगू। और इसका अंतिम शासक जो था वो था कलीमुल्ला और इसकी राजधानी गुलबर्ग थी, बाद में बीदर हो गई थी, ठीक है। आदिल शाही वंश की बात करें तो इसकी स्थापना आदिल शाह ने की थी। इसका अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह था और इसकी राजधानी बीजापुर थी। तो देखिए ये जो तीनों वंश देखेंगे ना, इसकी राजधानी ही अक्सर पूछता है, ठीक है। आदिल शाह वंश का राजधानी था वो बीजापुर था, संस्थापक भी था वो आदिल शाह ही था, नाम से ही। निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने। का अंतिम शासक था वो बहादुर निजाम शाह था और इसकी राजधानी अहमदनगर थी, ठीक है। निजाम शाही वंश की राजधानी थी वो थी अहमदनगर। अब बात करते हैं इमाद शाही वंश की संस्थापक था वो फतेह इमाद शाह हुआ करता था और इसका जो अंतिम शासक था वो दरिया इमाद शाह था और इसकी राजधानी जो थी वो बरार हुआ करती थी। तो इसकी राजधानी अक्सर पूछे जाते हैं, इसके ये तीन जो राजवंश देखिएगा इसकी राजधानी ही अक्सर पूछे जाते हैं, इसके संस्थापक और अंतिम शासक बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कुतुबशाही वंश का। कुतुबशाही वंश का संस्थापक था वो था कुली कुतुब शाह हुआ करता था और इसका अंतिम शासक था वो अबुल हसन कुतुब शाह था और इसकी राजधानी जो थी वो थी गोलकुंडा। अब बात करते हैं सरकी वंश का संस्थापक था वो था मलिक सरवर, जो एक हिजड़ा हुआ करता था। हिजड़ा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है इसलिए कि जो मलिक सरवर था ना, ये एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी लेकिन था ये एक हिजड़ा, ठीक है। इसलिए ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर था और इसका अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी था और इसकी स्थापना इसकी जो राजधानी थी वो जौनपुर थी। तो अक्सर पूछता है कि जौनपुर में किसने एक स्वतंत्र साम्राज्य, कौन साम्राज्य? तो सरकी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो था कौन? मलिक सरवर और इसका अंतिम शासक था हुसैन सरकी शाह। अब बात कर लेते हैं मुगल वंश की। किसकी? तो मुगल वंश। अभी बताया है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और फिर जैसे ही इब्राहिम लोदी की हार होती है तो दिल्ली पे शासन स्थापित होता है मुगलों का। इसके संस्थापक होते हैं कौन? तो बाबर। तो बाबर दिल्ली पे मुगल वंश का नींव डालता है और कई सालों तक, जब तक अंग्रेज आते हैं भारत में और जब तक आके भारत में अपना पूरा साम्राज्य विस्तार नहीं कर लेते हैं, तब तक मुगलों का शासन था भारत। ओके, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था और इसका अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर था, ठीक है। मुगल वंश से 5-6 वंशजों का नाम ही सबको याद रहता है, लेकिन उसके बाद से भी बहुत सारे वंशजों ने शासन किया था, ठीक है। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के बारे में तो सबको पता रहता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे शासक हुए जिसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ओके, तो मुगल वंश का 2 जगह राजधानियां हुआ करती थी, दिल्ली और आगरा। किसी ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, किसी ने दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। अकबर ने ही दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित किया हुआ था। तो ऐसे किसी ने दिल्ली में राज किया और किसी ने राजधानी आगरा स्थापित। अब बात करते हैं भोसले वंश की। देखिए यहाँ तक तो समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश का जो शासन रहता है वो 1857 तक रहता है, ठीक है। 1757 तक तो कंप्लीटली रहता ही। उसके बाद अंग्रेज मुगल वंश का शासकों को एक तरह से पेंशन दे के रखते हैं। अंतिम रूप से उनका खात्मा नहीं होता है। 1857 जाते जाते इनका भी अंतिम रूप से खात्मा हो ही जाता है। उसके बाद से तो भारत पे अंग्रेजों का ही शासन हो गया। उसके अलावा भी 2 और भी राजवंश के बारे में आप लोग देख लें।
एक था भोसले वंश, जहां से क्वेश्चन बनता है, जिसकी स्थापना शिवाजी ने की थी, शिवाजी, और इसके अंतिम शासक थे रघुजी भोसले तृतीय थे, रघुजी भोसले तृतीय। ये मुगलों के समकालीन थे, मुगलों के ही समकालीन ये भी हुआ करते थे। जो शिवाजी ने राजधानी बनाई थी वो रायगढ़ हुआ करता। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, ये भी मुगलों के ही समकालीन थे। ओके, इसका संस्थापक था निजामुल मुल्क और अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान हुआ करता था, और इसकी राजधानी हैदराबाद ही थी। तो दोस्तों हमारा ये कंप्लीट वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।